देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होगी और सचिवालय में 11:30 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बेसिक शिक्षा में टीचरों की नियुक्ति के मानक बदले जा सकते हैं और नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो 11:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। बेसिक शिक्षा में टीचरों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भी यहां पर आ सकता है। बीएड की अनिवार्यता इसमें समाप्त की जा सकती है। तो नियुक्ति के मानकों को बदला जा सकता है और भी कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे दिल्ली में होगी। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पर बीजेपी सीईसी की दूसरी बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड की बची हुई पौड़ी हरिद्वार सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आपको बता दें, 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग की तीसरी बैठक होगी। इससे पहले 2 बैठकों में उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं आज शाम को 6 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग होनी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज उत्तराखंड की 5 सीटों पर कैंडिडेट तय हो जाएंगे। तो शाम को 6 बजे कमेटी की मीटिंग होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये मीटिंग आज दिल्ली में रहेगी। आज ये तीसरी मीटिंग कांग्रेस की होने जा रही है। उत्तराखंड के उम्मीदवार कौन होंगे, आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो सकते हैं। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग होगी और शाम को 6 बजे कमेटी की मीटिंग होगी। आज कांग्रेस के उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। दीपांकर, आज कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर सकती है, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या जानकारी? शीनम, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आज अहम दिन है। दिल्ली में आज दोनों पार्टियों की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है और दोनों बैठकें शाम 6 बजे हैं। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो होनी है, तीसरी बैठक है, इसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल, दावेदारों के नाम फाइनल किए जाएंगे, क्योंकि 16 दावेदार फाइनल किए गए थे। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़िए बीजेपी में आए, तो गढ़वाल से अब गणेश गोदियाल, ज्योति रौतेला और धीरेन्द्र प्रताप, 3 नामों को दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये 3 नाम जब फाइनल हो जाएंगे और इसके बाद फिर इन्हें आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा। तो आज अगर बैठक होती है उत्तराखंड की, जो पूरी उम्मीद है, तो कल कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, तमाम बड़े राज्य से मौजूद है, लेकिन उत्तराखंड की सिर्फ 2 सीटें हैं, पौड़ी और हरिद्वार। इन दोनों सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार तय करने हैं। तो यहां क्या उम्मीदवार तय हो जाएंगे, और अगर उम्मीदवार तय होते हैं तो यह माना जा रहा है कि कल इन 2 सीटों पर भी घोषणा हो सकती है। लेकिन इन 2 सीटों पर पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए चेहरों को मौका मिलेगा, या बीजेपी कोई बिल्कुल नया प्रयोग करेगी इन 2 सीटों पर, यह यहां पर देखना होगा। छोटा राज्य है, 5-5 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। इन 5 सीटों पर कांग्रेस को 5 उम्मीदवार घोषित करने हैं और बीजेपी को सिर्फ 2। और उम्मीद इस बात की है कि कल इन दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका दीपांकर। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में जीत की चाबी इस बार महिलाओं के साथ साथ युवाओं के हाथ में है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल महिलाओं और युवाओं में अपने पक्ष में उन्हें लाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी को जहां अपनी सरकारों की नीतियों पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस की उम्मीद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जिंदा है। देखिए,
कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों वाली अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार महिला और युवा अहम फैक्टर है। माना जा रहा है कि इन दोनों वर्गों का रुझान जिस दल की तरफ होगा वो दल जीत का परचम लहराएगा। असल में इस बार अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 में से 6 विधानसभाएं ऐसी है जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर सबसे अधिक महिला वोटर्स अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा में महिला वोटर्स का आंकड़ा अभी तक 2,60,000 से ऊपर पहुंच गया है। चंपावत में भले ही महिला मतदाता सबसे कम हो, लेकिन यहाँ भी बीते चुनाव के मुकाबले इनकी संख्या में 7,000 से अधिक का इजाफा हुआ है। और मुझे विश्वास है पूरे हमारे, चाहे वो युवा हमारा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी है, हमने बहनों के और युवा भाइयों के बीच में जाके, नव मतदाताओं के बीच में जाके बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं और हमें विश्वास है कि उनका सबका पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार कुल 6,50,000 से अधिक महिला वोटर्स हैं। ये आंकड़ा बीते लोकसभा चुनाव को देखते हुए तकरीबन 15,000 अधिक है। महिलाओं की तर्ज पर भी युवा वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 21,000 से अधिक वोटर्स हैं, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 2,60,000 के पार है। वहीं 30 से 39 साल के मतदाता की संख्या 3,37,000 से ऊपर जा पहुंची है। युवा मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या अल्मोड़ा जिले में है, जबकि चंपावत में सिर्फ 99,700 ही युवा मतदाता है। धरातल पे न तो महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न अन्य वर्गों के लिए भाजपा ने काम किया है। केवल वो मीडिया और प्रचार तंत्र तक ही सीमित है और निश्चित रूप से जनता इसको भली भांति समझते हैं। संख्या बल के लिहाज से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में युवा हो या फिर महिला वोटर्स दोनों अहम है। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि कौन सा दल इन दोनों वर्गों के वोट को ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में डलवाने में सफल रहता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। सीएम धामी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और रोड शो में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के साथ सांसद तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सीएम का रोड शो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और सीएम ने लाभार्थियों का सम्मान किया। इस प्रकार से आज लाभार्थियों के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से काम हुआ है वो आज उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर कोटद्वार में इतनी हजारों हजार की संख्या में हमारी सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करने की सुगबुगाहट के बीच अब आस उन लोगों की बंध गई है जो अपने धर्म संस्कृति के लिए पड़ोसी मुल्क छोड़कर भारत में आकर बस गए। देहरादून में ऐसे तकरीबन 150 परिवार हैं जो आज नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है जी। 2008 में आया हूँ जी। वीज़ा तो हम लेते रहते हैं। साल 2008 में पाकिस्तान में अपने पिता के हुए कत्ल के बाद जसपाल राणा अपनी मां और भाइयों के साथ पाकिस्तान छोड़ देहरादून में आकर बस गए। तब से वो किराए पर दुकान लेकर अपना परिवार चला रहे हैं। यही हाल ईश्वर लाल का है, जो अपने 3 बेटियों और बेटे के साथ प्रेम नगर में रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर वो अपना परिवार पाल रहे हैं। लेकिन संकट ये है कि बच्चे आज भी नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। देहरादून में ऐसे 150 के करीब परिवार हैं जो मजदूरी से लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उनके सामने संकट खुद की नागरिकता से लेकर बच्चों की पढ़ाई का है। DM ऑफिस में भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पर दिक्कत वही है जी कि नागरिकता भी है नहीं, तो बहुत ज्यादा समस्या कई चीजों में आ रही है हमें। हाँ, स्कूल की देखते हैं और कई जैसे जो बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलता है वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं।
तो मेरा ईश्वर लाल नाम है और टंडन मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था। तो 2008 में हमारे बच्चे आए थे। तो मेरे एक्चुअली 3 लड़कियाँ एक लड़का है, तो वो छोटे छोटे थे जमा, क्योंकि हालात की वजह से मैं यहाँ माइग्रेट हूँ, क्योंकि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं वहाँ पे तो पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। मुश्किलें तो हमारे लिए वहाँ बहुत थी, तो इसलिए हमने अपने धर्म को मतलब नहीं छोड़ा, मुश्किलें जेल की। हमारे बंदों के भी वहाँ पे मर्डर हुए, मतलब 92 में मेन रोडों पे भी। बच्चों की शादी, किराए पर कमरे से लेकर नौकरी मिलने में भी ऐसे परिवारों के सामने संकट है। 15 से 20 साल से ऐसे परिवार देहरादून में रह रहे हैं। ये सभी लोग हिंदू होने के चलते ही भारत आए। अपने धर्म के प्रति प्यार ने उन्हें भारत आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान शरणार्थियों ने पीएम मोदी का भी आभार जताया कि मोदी सरकार के समय उनके अब आधार कार्ड भी बने और बैंक अकाउंट भी खुल गए, लेकिन वो अब समझ नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कहाँ। पहले जो भी गवर्नमेंट थी उसमें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी जी। जैसे हमारा आधार कार्ड भी नहीं था, बैंक अकाउंट भी नहीं थे, ना कोई अपने नाम पे मकान ना दुकान ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी आए तो उनकी कृपा से, भगवान जी की कृपा से ये हो गया कि भाई आधार कार्ड भी बन रहे हैं, बैंक अकाउंट भी खुल रहे हैं और अपना रोज़गार भी कर रहे हैं जी। 25 साल पहले आए पाकिस्तान से इंडिया, अब दिखते ही यहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं और नेशनलिटी पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। 25 साल से यहाँ सब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, दुकानें हमारी, और सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें नेशनलिटी मिल जाए जिससे हमारे लिए और भी आसानी हो। अगर लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होता है तो मोदी सरकार का ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और इस फैसले के अमल में आने से पहले कई ऐसे लोगों को उम्मीद है कि उनकी जिंदगी का अंधियारा खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के खानपुर में चल रहे एक मेले में युवक के 2 गुट भिड़ गए और इस झगड़े में दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और खानपुर के जटाशंकर मंदिर में इन दिनों मेला चल रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को मेले में झूला झूलने को लेकर झूला चलाने वाले और कुछ स्थानीय लड़कों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़े में डंडे और बेल्ट चलने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई युवक मारपीट करते दिखाई दिए। वीडियो में कुछ युवक भागकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस के पास अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है, फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के बागी विधायकों से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर शिमला पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और अपने कामकाज की वजह से काफी चर्चित भी रहे हैं। वहीं शिमला पुलिस ने निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा पर भी मामला दर्ज कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल के कांग्रेस के 6 बागी और निर्दलीय 3 विधायक इन दिनों उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर STF ने एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी किसान लखनऊ की RMS प्रिंटिंग प्रेस मालिक राकेश चौहान का करीबी था, जो लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसको STF ने यूपी के अलीगढ़ से अरेस्ट किया। 2021 में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घोटाले में जांच कर रही STF ने अभी तक भर्ती किंग हकम सिंह, चंदन मंडराल, राजेश चौहान समेत 46 अपराधियों को अरेस्ट कर जेल भेजा है। और ये यूपी का रहने वाला है, तो आज STF की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था इसमें, जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को निकालकर दे दिया गया था।
पहले सूखे ने परेशान किया और फिर ओलों ने मारा। अब कम स्नोफॉल होने की वजह से फसलों का उत्पादन खराब हो रहा है। इस पर संकट मंडरा रहा है। नैनीताल जिले के किसान मौसम की मार से परेशान हैं। बारिश की कमी और कम बर्फबारी से फलों की खेतों को नुकसान हो रहा है। वहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से भी फलों की खेती पर असर पड़ा। लिहाजा इस बार भी सेब की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उत्पादन कम होने के पूरे आसार हैं। फल उत्पादन में 50% का नुकसान काश्तकारों को होगा। बर्फ और बर्फबारी नहीं होने की वजह से फलों का जो साइज है वो भी छोटा होगा और उसके साथ साथ उत्पादन में भी भारी कमी आएगी। दरअसल मौसम के बदलाव ने किसानों पर संकट खड़ा कर दिया तो सेब के अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी 900 से 1200 घंटे की चिलिंग बगानों को नहीं मिल सकी। पिछले साल भी सेब की फसल कम हुई और इस बार भी यही हाल है। वहीं मौसम की मार आड़ू, खुमानी, नाशपत्ती, पूलम की खेतों पर भी पड़ सकता है। असम है, ओलावृष्टि की वजह से दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी सरकार इन सब चीजों के लिए चिंतित है और हम किसी भी प्रकार किसानों के लिए हमेशा सरकार कृत संकल्प है और निश्चित रूप से आगे भी काम करेगी। बहरहाल इन पहाड़ी फलों की डिमांड महानगरों की बड़ी मंडियों में है, लेकिन इस बार अगर उत्पादन घटा और फलों का साइज कम हुआ तो न रेट किसानों को मिलेगा न ही बाजार को। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया तक गुरुद्वारा कमेटी, गोविंद घाट और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। टीम ने रास्ते में देखा कि भूंडार घाटी से ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर पैदल रास्ते पर आए हैं। घांघरिया क्षेत्र में भारी ग्लेशियर टूटे हुए हैं। पैदल मार्ग पर अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। और अब एक नजर बाहर की 10 बड़ी खबरों पर। विकासनगर में यूकेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। दस मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस है। हरिद्वार में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों के डर से लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार इसका किया जाएगा। रितु खंजूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विकासनगर में टिहरी सांसद क्षेत्र से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मोदी अगेन पीएम के तहत रामनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर बात हुई। बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेगी, जिसकी तैयारी पार्टी ने कर ली है। सभी वर्गों के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को रामनगर शिफ्ट किए जाने की मांग होने लगी है। हल्द्वानी में राजस्व की जमीन नहीं मिलने से अब ये मांग उठ रही है। उत्तरकाशी के डांग गांव में पांडव नृत्य की धूम है। पांडव नृत्य करते हुए ग्रामीण रामलीला मैदान पहुंचे। इस दौरान लोगों ने नाग देवता की डोली का आशीर्वाद लिया। रुद्रप्रयाग की रहने वाली लक्ष्मी पुष्पवान का चयन टेक्नीशियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डायरेक्टरल पद पर हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।